नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज चर्चा करेंगे एक ऐसी किताब की जो काफी दिलचस्प है। किताब का नाम है हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड, यानी प्रधानमंत्री जो देश के होते हैं वो कोई भी निर्णय कैसे करते हैं। इस किताब में नेहरू से लेकर के मनमोहन सिंह तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए उनके बारे में लिखा गया है। उन्होंने जो जो महत्वपूर्ण फैसले लिए वो सब लिखा गया है। और लिखा है नीरजा चौधरी जी, जो कि नामी जर्नलिस्ट हैं, आप सब जानते हैं इनको, और इन्होंने ढेर सारे प्राइम मिनिस्टर्स को कवर भी किया है। मैडम, आपका स्वागत है एनडीटीवी इंडिया से बातचीत करने के लिए। इस तरह की किताब लिखना कितना मुश्किल होता है, और मेरा पहला सवाल, ये किताब अभी क्यों? मैं ना एक्चुअली बताऊं तुम्हें तो 20 साल से इसके बारे में सोच रही हूँ, एक्चुअली काम भी कर रही हूँ। मुझे लगता था कि जो सामने आती है ना चीज़ें, असलियत बहुत अलग होती है। अंदर खाने क्या होता है बाहर लोगों को पता नहीं है, और कहीं ना कहीं उस पर रोशनी डालनी चाहिए। तो जब मैं लोगों को मिलती थी ना 2000s में 2, 3, 5, 6, तो मेरे दिमाग में था मैं आगे जाके कुछ लिखूंगी। तो जैसे मैं बात कर रही हूँ तो इस चीज़ के बारे में जो मेरे मन में है कि कैसे डीसी वो उसके बारे में बात करती थी। और एक चीज़ जो पत्रकारिता आपको सिखाती है प्रिंट में, तो हर एक चीज़ को नोट डाउन करना, मैं उस पुराने उसके बिना यहाँ चलता नहीं है, एक आदत सी हो जाती है। तो मेरे दिमाग में था तो लेकिन कुछ ना कुछ होता चला गया। तुरंत जो चीज़ें करनी होती हैं एज ए वर्किंग जर्नलिस्ट वो ज़्यादा अहम हो जाती हैं, इसको आप गौण कर देते हैं। कई लोग ये कहेंगे, आप जरूर पूछेंगे कि आपने मौजूदा मोदी जी के 9 साल पर एक चीज़ मैं कहूँगी, असली मैंने जो काम किया इस पे ना, इंटरव्यूज बहुत थे मेरे पास, कोविड के टाइम में किया जो लिखा वक्त मिला। मौजूदा प्रधानमंत्री को क्यों छोड़ दिया आपने, मनमोहन सिंह के पास आके? देखिए, मैंने बहुत सोचा इसके बारे में, गहरा सोचा और काम करना शुरू भी किया। फिर मुझे लगा कि ये क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस है, इनकम्बेंट हैं और लोग खुल के बात नहीं करेंगे। और एक जैसे कहते हैं ना, हाइंडसाइट ऑफ हिस्ट्री का एक आपको एडवांटेज होता है जो कि और प्रधानमंत्रियों के साथ था। तो इतने सालों के बाद आप लिख रहे हैं, एक नज़र से देख सकते हैं, डिस्पैशनेट नज़र से। एक इनकम्बेंट के बारे में ज़रा मुश्किल हो जाता है और लोग खुल के नहीं बात करें। खुल के जिन लोगों ने बात की है वो पावर में हटने के बाद बात की है। तो मुझे लगा ये प्रोजेक्ट, हालांकि मैंने एपिलॉग में इसका जिक्र किया है क्योंकि आप उनको छोड़ नहीं सकते हैं, किस तरह से वो और प्रधानमंत्रियों के साथ थे, वो फिनोमेनन क्या है, किस तरह से अलग थे। तो ये कारण था। एक और प्रधानमंत्री का आपने जिक्र किया जिनको आपने कवर नहीं किया है। दो प्रधानमंत्री, एक जवाहरलाल नेहरू और थोड़ा सा आपने शास्त्री जी। और मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ, शास्त्री जी के नाम, असली नाम क्या था मैं पहली बार पढ़ा। लोगों को बताना जरूरी नहीं, किताब पढ़ेंगे तो नाम मालूम चल जाएगा कि शास्त्री के बदले क्या था वहां पे। जी, नेहरू जी को आपने कैसे इवैल्यूएट किया? देखिए, जो आप बात कर रहे हैं, जहां मैंने जिक्र किया है नेहरू जी का भी और सारे प्रधानमंत्री का थोड़ा थोड़ा दिया है इंट्रोडक्शन में, लेकिन शास्त्री जी को भी मैंने 6 प्रधानमंत्रियों के निर्णय को मैंने बारीकी से देखा कैसे हुए। नेहरू जी को मैंने नहीं लिया क्योंकि इवन दो सारी नींव उन्होंने डाली आधुनिक हिंदुस्तान की जो आज है, क्योंकि मुझे लगा कि मेरी पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस नेहरू जी के बाद स्टार्ट हुई है। और इसलिए नहीं छोड़ा कि आजकल फैशनेबल हो गया है उनको रबिश करना, इसलिए नहीं छोड़ा। क्योंकि नेहरू जी के बारे में आपने बाद में वाजपेयी जी के चैप्टर में लिखा है कि नेहरू वाजपेयी जी को हमेशा से चूज कर लिया था और वो कहते थे कि ये आके बनेगा। और इवन उन्होंने अपने वॉशिंगटन में भी जब वाजपेयी को कहा था कि लोगों से मिलवाने के लिए कि ये आदमी जो है आगे जाके इसको ध्यान में रखना है, तो ये यूएस एम्बेसडर को कहा था कि हु मैटर्स उससे मिलवाए क्योंकि ही इज इंडिया फ्यूचर। वो जो क्रुश्चेव आए थे ना रूस से, सोवियत यूनियन से, तो 1960 में मेरे ख्याल, 1960 हाँ, एक बैंक्वेट हुआ था तो नेहरू जी सबको इंट्रोड्यूस कर रहे थे। जब वाजपेयी की टर्न आई तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया ये हमारी भावी प्रधानमंत्री हैं। तो नेहरू जी उनको बहुत इस नज़रिए से देते थे। और एक बार जब डिबेट हुआ था, सब वाजपेयी जी बोले थे, उसके रिस्पॉन्स में फॉरेन पॉलिसी भी हुआ था, तो नेहरू बोले तो आधे वे में
उन्होंने हिंदी में बोलना शुरू कर दिया था। क्योंकि वो चाहते थे कि हर वाजपेयी समझे। छोटी बात, बारीकी की चीजें भी जो वो रिप्लाई कर रहे हैं, वाजपेयी जी पूरी तरह से समझ सके। चलिए अब एक एक करके आते हैं। इंदिरा गांधी से शुरू करते हैं। आपने बहुत लिखा है और मुझे पढ़ के बहुत फैसिनेटिंग लगा। मुझे लगा कि इंदिरा गांधी का काम करने का जो स्टाइल था वो अलग था। एक प्रधानमंत्री जो कि 77 में सत्ता गवा देता है, 3 साल बाद 353 सीट लेके आता है, मतलब इतनी बड़ी, ये कैसे संभव हुआ? देखिए, इंदिरा गांधी से ज़्यादा आप कहना नहीं चाहिए, सभी वो थे, लेकिन कूटनीति को समझना, उसको लागू करना, पावर क्या है, नेचर ऑफ पावर क्या है, वो समझती थी और हिंदुस्तान को भी वो समझती थी। तो और उनका साथ जो दिया ना संजय गांधी, हाँ। जो कि रिस्पॉन्सिबल थे उनके पावर से बाहर जाने के लिए, इमरजेंसी में जो हुआ, एक्सेसेस हुए, वो सब भी लिखा है। वही संजय गांधी उनके कॉमरेड इन आर्म्स थे, उनको वापस पावर में लाने के लिए। और आपने लिखा कि किस तरह से संजय गांधी और इंदिरा गांधी ने चरण सिंह को पॉपअप किया और किस तरह से राजनारायण, जो कि 1971 में हरा दिया था, 5 साल बाद जब जजमेंट आया उनकी सदस्यता चली गई इंदिरा गांधी की, और किस तरह उस राजनारायण को यूज करके जनता पार्टी तुड़वा दी। उसी राजनारायण को हथियार बनाया। वो भी बहुत ही फैसिनेटिंग स्टोरी है। और जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट वो मोहन मीकिन के थे, उनका क्या रोल था गो बिटवीन के कई चीजों में, राजनारायण को कैसे आप अपनी तरफ लिया, बाबू जगजीवन राम को कैसे साइडलाइन किया, जयप्रकाश नारायण को कैसे न्यूट्रलाइज किया, और कैसे अपनी पॉलिटिक्स को हिंदुआइज किया, क्योंकि मुसलमानों का वोट उनको नहीं मिला था 77 में, तो उनको मालूम था उसको ऑफसेट करने के लिए हिंदू कंसोलिडेशन की जरूरत है। वो भी आरएसएस ने 1980 में उनको हेल्प किया जीतने जी, मैं आने वाला था। आपने बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर लिखा है कि कैसे आरएसएस के इंदिरा गांधी से रिश्ते और कैसे इंदिरा गांधी ने राजीव गांधी को बोला आरएसएस से बात करने के लिए, ये गुत्थी बताइए। इसे 1980 में संजय, जो उनका कांटेक्ट था, हालांकि कोई एविडेंस नहीं कि इंदिरा गांधी आरएसएस के लोगों से डायरेक्टली मिली या संजय गांधी मिले, लेकिन ये कहा है कई लोगों ने कि पीएम हाउस में उन्होंने अपना कांटेक्ट बिठा लिया था। तो संजय की डेथ के बाद इंदिरा गांधी ने राजीव गांधी को कहा, बाला साहब देवरस जो आरएसएस के चीफ थे, उनके भाई भावराव देवरस से मिलने के लिए। राजीव गांधी की 3 मीटिंग्स हुई 82 to 84, और एक मीटिंग हुई जब वो आउट ऑफ पावर थे। वो भी बहुत फैसिनेटिंग है कि किस तरह से, क्योंकि इंदिरा गांधी क्योंकि स्टेट क्राफ्ट समझती थी ना, उनको पता, वो शुरू से 1970 से ही वो इन टच थी इनफॉर्मली, कि खबर मिलती रहे आरएसएस के बारे में, अपने अपोनेंट्स के बारे में असली में क्या हो रहा है, सिर्फ इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा नहीं, अपने भी चैनल से। तो वो प्रोसेस को वो जारी रखा उन्होंने, कैसे आरएसएस को यूज किया जाए। और 77 में उन्होंने मैसेज भेजा थे आरएसएस को कि हेल्प करिए आप, नहीं हेल्प नहीं, उन्होंने कहा था संघ चुनाव से अलग रहे। तो संघ ने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन हम बाद में आपको मदद करेंगे। चलिए ठीक है। कई ऐसी बातें हैं जो कि मुझे लगता है कि यदि हो गई होती तो भारतीय राजनीति कितनी अलग होती। यदि संजय गांधी यूपी के चीफ मिनिस्टर बन गए होते, यदि नरसिम्हा राव राष्ट्रपति बन गए होते, उनका बनाना चाहती थी, ज्ञानी जैल सिंह को बना दिया। यदि राजीव गांधी प्रणब मुखर्जी को हटा करके यदि बीपी सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बनाते तो भारत की राजनीति बहुत अजीब होती ना, बहुत डिफरेंट होती। देखिए, हिस्ट्री तो इफ्स एंड बट्स की कहानी है। आप और मैं ये कह सकते हैं कि ये होता तो ये होता, ये होता तो ये होता, पर हुआ नहीं। चलिए राजीव गांधी की बात करते हैं। दो चीजें, बहुत फैंटास्टिक चल रहा था, बड़े उम्मीद से आए, मिस्टर क्लीन थे, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा था देश में। साहबानों का मामला आया एक, और उसके बाद मंदिर का ताला खोला गया। साहबानों मामले में भी संसद में आरिफ खान को उन्होंने कहा कि आप बोलोगे, बनातवाला आपने लिखा 3 घंटे बोले। क्या राजीव गांधी सच में उस वक्त राजनीतिक रूप से अपरिपक्व थे, या फिर आपको लगता है कि उनको कोटरी फिर वहां पे आ जाती है, कि क्या प्रधानमंत्री के आसपास जो कोटरी होती है वही उसको डुबाती है? मेरे ख्याल दोनों चीजें थी। राजीव गांधी पॉलिटिकली नाइव थे, जहां तक
कास्ट और कम्युनिटी का मामला था कि कितनी पकड़ है, क्या है। मेरे ख्याल उसको क्योंकि उन्होंने 414 सीटें थी उनके पास। 414 सीटें थी और आके जो उन्होंने किया, मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ, टेक्नोलॉजी मिशन, वोटिंग 18 एज साल को उम्र घटा किया, देना, वोटिंग राइट्स दी, असम अकॉर्ड, पंजाब अकॉर्ड, मिजोरम अकॉर्ड, जो मिजोरम चीजें दशकों से चली आ रही थी, उन सबको उन्होंने किया। यहाँ फंस गए और यहाँ शाहबानू के रिस्पांस में मुस्लिम वुमेन बिल दिया कि शाहबानू को निगेट कर दिया जाए और हिंदुओं को खुश करने के लिए ताला खुलवाया राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद स्ट्रक्चर में, ताकि हिंदू वहाँ वर्शिप कर सके। जो रामलला की मूर्ति वहाँ रखी गई थी 1949 में, तो उनको लगा मुसलमान भी खुश हो जाएगा, हिंदू भी खुश हो जाएगा, दोनों ही नाराज हो गए। सो एज दे से ना अंग्रेजी में, ही फेल बिटवीन टू स्टूल्स, और अगली बार जाके 440 से 197 पे आ मतलब गए। 414 सीट वाला प्रधानमंत्री अगली बार सरकार नहीं और बना। ऐसे राइज एंड राइज ऑफ बीजेपी, ये रिजल्ट था, नतीजा था इस डिसीजन का। अब आते हैं नरसिम्हा राव की बात करते हैं। नरसिम्हा, अच्छा नहीं, राजीव गांधी में एक बात और, अरुण नेहरू ने बोफोर्स लीक किया, आपने लिखा है, क्या वो भी एक बड़ा कारण था कि जो कोटरी की बात मैं फिर कहता हूं कि आपने किसी एक इंसान पे ज्यादा भरोसा किया? अरुण नेहरू ने एक इंटरव्यू में मुझे कहा था, जो अभी तक पब्लिश नहीं है, उन्होंने 2 इंटरव्यू मुझे एक्सक्लूसिव दी थी, तो उसमें ये कहा था कि मैं राजीव की 50% प्रॉब्लम्स का मैं मेरे कुछ रह जाता है। मतलब फॉल आउट दो कजन्स का था, और उसमें वो सोनिया गांधी को ब्लेम करते थे, उनके रोल को ब्लेम। सोनिया गांधी ने मना किया था ना कि शाहबानो के मामले में तुम मुझे कन्विंस नहीं कर पा रहे हो तो तुम दुनिया मुस्लिम को क्या वुमेन कर... बिल पे वो डीपी त्रिपाठी ने मुझे बताया था कि उन्होंने सुना था ये कि अगर तुम मुझे नहीं कन्विंस कर पा रहे मुस्लिम वुमेन बिल के बारे में, तो देश को कैसे कन्विंस? सोनिया गांधी अरुण नेहरू को भी पसंद नहीं करती थी। बिल्कुल। और इसका मतलब वो ज्यादा अच्छी पॉलिटिशियन है, देखा जाए व्यवहारिक रूप से। मतलब क्या वो कर रहे थे अरुण नेहरू, कैसे सर्वेलेंस रख रहे थे, चिट्ठियां उनकी खुलती थी। अरुण नेहरू ने कहा मेरे को इंटीरियर मिनिस्टर बनाया है तो मेरा काम है ये, पर वो उनको लगता था सर्वेलेंस उनके ऊपर था। तो वो बहुत चीजें हैं अरुण नेहरू ने जो कहा है। पढ़िए किताब में, मैं अपने दर्शकों को कहूंगा कि पढ़िए किताब। नरसिम्हा राव पे आते हैं, एक ही सवाल है मेरा यहाँ पे। राव ने कहा कि मैंने बाबरी इसलिए होने दिया, मैंने इसलिए होने दिया, और उन्होंने कहा कि मुझे मालूम था कि मैंने होने दिया जानबूझ के, मैंने इसलिए होने दिया कि बीजेपी की मंदिर की राजनीति हमेशा के लिए खत्म हो जाए। वैसा प्रधानमंत्री जिसने कहा कि मेरा जन्म ही राजनीति में हुआ है और जीवन भर मैं 24 घंटे राजनीति ही करता हूं, ऐसे कैसे फेल हो सकता है? देखिए, उन्होंने कोशिश की, उन्होंने कमिटीज बनाई, कुछ समय तक उन्हें लगा कि शायद रास्ता निकल जाए, शायद कोर्ट का फैसला सब साइड मान ले, पर फिर वीएचपी ने कार सेवा अनाउंस कर दी 6 दिसंबर को, तब उन्हें लगा कि शायद मैं बचा नहीं पाऊंगा। फिर भी डिले करने की कई तरीके उन्होंने ढूंढे। तो उनको लगता था कि जो हिंदू सेंटिमेंट है ना, वो इनके पास आना चाहिए, बीजेपी की तरफ नहीं जाना चाहिए, जो हिंदू फर्स्ट का सेंटिमेंट है, जो इंदिरा गांधी ने भी कोशिश की थी। और बाद में जो उन्होंने ये कहा ना, बीजेपी से तो हम लड़ सकते हैं, हम राम से कैसे लड़ेंगे, और ये वीपी सिंह ने भी एक बार मुझे कहा था एक कॉन्वर्सेशन में। वाजपेयी जी की बात करते हैं, उन्होंने कहा कि वो लॉन्गेस्ट पीएम इन वेटिंग है, आपने लिखा है किताब में। और नेहरू के बारे में हम बात कर चुके, वो किस्सा भी है इसमें कि कैसे मोरारजी देसाई ने मीटिंग बुलाई थी और जगजीवन राम और बाकी मिनिस्टर एक साइड हो गए और प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई और वाजपेयी जी जो है बॉम्ब के खिलाफ थे। उसके पहले हिरोशिमा की कविता लिखी, उसके पहले जब चाइनीज इनकर्शन हुआ था तो उन्होंने बोला एटम बम का जवाब एटम बम ही हो सकता है। तो ये वाजपेयी जी का क्या दिखाता है? और आपने लिखा 44 में AISF में रहे, उसके बाद जनसंघ में आए और उसके बाद उनकी पॉलिटिकल जर्नी। देखिए, वाजपेयी जी के कई फ्लिप फ्लॉप्स हैं, मंदिर पे भी है, पर आप जो पूछ रहे हैं 50s में हिरोशिमा बिल्कुल जो कहते हैं ना खिलाफ थे, हिरोशिमा की पीड़ा। 60s में बिल्कुल जैसे आपने कहा ना पार्लियामेंट में दहाड़े जब चाइना का टेस्ट हुआ था। बम का जवाब बम, एटम बम का जवाब एटम बम। और 79 में मोरारजी के साथ खड़े हुए कि नहीं बनाना चाहिए,
और 98 में अपने आप टेस्ट किया, जो कि नरसिम्हा राव ने तैयारी करके नहीं किया था। और नरसिम्हा राव ने इन्फ्लुएंस किया। दूसरा बड़ा इन्फ्लुएंस उन पे था ब्रजेश मिश्रा, जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे। जब 79 में वो फॉरेन मिनिस्टर थे, उस समय जगत मेहता थे सेक्रेटरी उनके, वो बॉम्ब के खिलाफ थे। तो कुछ इन्फ्लुएंसेस होते हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर्स को। एक और चीज़ मैं कहूँगी यहाँ, जो कि मैंने कोशिश की है, सिर्फ जो कॉलीग्स होते हैं या बड़े ऑफिशियल्स होते हैं, जो सिस्टम होता है, वो सिर्फ प्रधानमंत्री के डिसीजन को नहीं करता। हमारे देश में इनफॉर्मली बहुत लोग करते हैं, जिसको मैं बैकरूम बॉयज कहूँगी। उन बैकरूम बॉयज से मेरी चेष्टा थी, मेरी कोशिश थी कि उनसे बात करके उन्होंने क्या देखा, जो रोज ऑब्जर्व करते हैं, प्राइम मिनिस्टर का बॉडी लैंग्वेज क्या है, रिएक्शन क्या होता है, पर्सोना क्या है, सब चीज़ों को वो देखते हैं। उनसे मेरी कोशिश रही है कि बातचीत करके हर लीडर के घर में एक आध दो जरूर होता है। बिल्कुल। ननकी होता था सीताराम केसरी के, याद है, अभी भी है। बिल्कुल। और एक छोटा सा बंदा सोनिया गांधी की यहाँ भी होते थे। बिल्कुल। अटेंडेंट या तांत्रिक नरसिम्हा राव के पास कई, मतलब इस तरह से थे। अनिल बाली, जिनका मैंने जिक्र किया, मोहन मीकिन के एक मैनेजर थे यंग, पर इंदिरा गांधी के पास एक्सेस था, उनके लिए एरेंज रन करते थे। उन्होंने कई चीजें देखी हैं। तो ये कहानी बैकरूम बॉयज की भी एक अब लास्ट में आते हैं मनमोहन सिंह जी के लिए। न्यूक्लियर डील, बहुत कुछ आपने लिखा, बुश और उनकी केमिस्ट्री। मैं उस दौर में वॉशिंगटन भी गया था उनके साथ, या न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन। क्या हिस्ट्री, क्या आपको लगता है कि मनमोहन सिंह को डिफरेंटली जज करेगा, जैसा कि वो खुद ही कह चुके हैं? हो सकता है, क्योंकि एक तो जो डील के थ्रू हुआ है, एक नई पार्टनरशिप, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यूएस के साथ हुई, जो वाजपेयी जी के टाइम से स्टार्ट की और नरसिम्हा राव के टाइम से भी स्टार्ट हुई लिबरलाइजेशन के बाद। लेकिन यहाँ मनमोहन सिंह एकदम अड़ गए, जो कहते हैं ना, एक पॉलिटिकली किलर इंस्टिंक्ट, डिटर्मिनेशन एट ऑल कॉस्ट, कि जैसे साम दाम दंड भेद सबको, फिक्सर्स, नेशनल इंटरनेशनल, सब चीज उन्होंने की कि डील मस्ट गो थ्रू। और पार्लियामेंट में, मतलब लेफ्ट ने विड्रॉ भी किया, फिर भी पार्लियामेंट में मेजॉरिटी आई। वो कैसे हुआ? तो इसका मतलब जो परसेप्शन है कि वो दिखने में कमजोर लगते हैं, लेकिन है नहीं वो। जब मन ठान ले, उस तरह का डिटर्मिनेशन मनमोहन सिंह ने किसी और चीज पे नहीं दिखाया। चलिए, और अंत में जाते जाते आपको क्या लगता है कि इस किताब को लिखने में जो इतना वक्त लगा, इसका कोई सीक्वल भी आएगा क्या? देखते हैं। और सबसे बेहतरीन प्राइम मिनिस्टर यदि आपको मैं चूज करने के लिए बोलूं तो? ये मैं कहूंगी, ये मेरा काम भी नहीं है। मेरा काम है इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स सबके सामने रखना, आपको डिसाइड करना है और आपको डिसाइड। और हर प्रधानमंत्री के पास एक कोटरी होता है, गुड बैड और कोटरी है, बिल्कुल। और जैसे कहते हैं बैकरूम बॉयज हैं, और हर प्रधानमंत्री कई चीजें बहुत अच्छी की हैं, और कई, जैसे कहते हैं ना, अगली अंडरबेली ऑफ पॉलिटिक्स वो रहा है। हाँ, ये किताब पढ़ के लगा मुझे कि ये राजनीति जो है ना, वो जो गाना है ना कि गंदा है फिर लेकिन धंधा है, वही है। वो भी है, पर हाई पॉइंट्स भी हैं, ऐसा नहीं है कि। और हिस्ट्री, कभी कभी आप कोई निर्णय लेते हैं और बाद में हिस्ट्री आपको अलग तरह से जज भी करती है। उस वक्त आप सोच रहे होते हैं कि आपने सही किया, पुल्स एंड प्रेशर में। जैसे साहबानो मामले में मैंने राजीव गांधी को देखा, अंतिम तक उनको लगता रहा था कि मैं शायद खड़ा रह पाऊं, लेकिन नहीं रह पाए। चलिए निर्जा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और बहुत अच्छा लगा। और मैं दर्शकों को कहूंगा कि यदि आप भारतीय राजनीति पे नजर रखना चाहते हैं, प्रधानमंत्री के निर्णय वो कैसे लेते हैं, किस ढंग से लेते हैं, और उस निर्णय ने लाखों करोड़ों लोगों को इफेक्ट किया है, ये किताब आप जरूर पढ़िए। नमस्कार।